तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बन रहा है वो बन रहा है डुअल नेचर का। डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन एंड मैटर। यहाँ पे देखिए रेडिएशन मतलब क्या है, रेडिएशन मतलब लाइट की बात कर रहे हैं ये, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा रेडिएशन कहाँ से आ गया। रेडिएशन तो बॉम्ब में आपने पढ़ा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि रेडिएशन की बात कहाँ पे होती है, जहाँ बॉम्बिंग वगैरह होती है, जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होता है। तो यहाँ बेसिकली लाइट की बात चल रही है। और मैटर क्या होता है, कोई भी फिजिकल सब्सटेंस। मैटर आपने 9th क्लास में मैटर की 9th क्लास में वो लगाई होगी ना, लगाई होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है मैटर की, एनीथिंग which occupies space and have mass and volume is called matter। ये एक मैटर है, ये एक जगह को ऑक्युपाई करता है, कुछ मास है कुछ वॉल्यूम है, इसको हम मैटर बोलेंगे। ठीक, 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होता है, गैस होता है। पता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, बोल देता हूँ फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल कोई क्वांटिटी, एयर भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, पता होना चाहिए आपको। चलिए अब बात डुअल मतलब क्या, दो, किसकी बात चल रही है, दो की, किसकी दो की बात चल रही है। आपने जाना कि जो लाइट होता है भाई साहब, तो लाइट होता है, ये जो लाइट होता है वो वेव पार्टिकल दिखा रहा है, वेव नेचर दिखा रहा है, वैसे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। बट आपको जानना होगा लाइट के अंदर पार्टिकल भी होता है, पार्टिकल भी होता, उस पार्टिकल जो लाइट आपको सनलाइट आती है ऊपर से, सनलाइट जो आती है आपकी सनलाइट, उसके अंदर पार्टिकल होता है। क्या नाम होता है उसका, फोटोन। क्या होता है, फोटोन पार्टिकल होते हैं उसके अंदर, फोटोन पार्टिकल होते हैं। क्लियर, फोटोन पार्टिकल होते हैं। तो यानी कि लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव वाला भी नेचर है, वैसे मूव भी करती है, और एक पार्टिकल वाला नेचर भी है। एक पार्टिकल ये क्या है कि अपने आप में पार्टिकल है, एक ठोस कोई चीज है, तो क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल नेचर भी हो जाएगा। तो हमें दोनों के बारे में पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है और मैटर के बारे में पढ़ना है। ठीक, चलिए पहले वो सिखा देता हूं मैं। आप जनरली चलते हैं, अगर मैं बात करूं लाइट की, लाइट आपने बोला एक वेव है, लाइट क्या एक वेव है कि ऐसे से जा रही है। बट आगे जो स्टडीज की गई उससे पाया गया कि लाइट के अंदर दोनों कैरेक्टर मौजूद हैं, लाइट ऐसे से जा भी रही है और उसके अंदर पार्टिकल भी मौजूद है। तो लाइट ये दोनों दिखा रहा है, पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी है। इसी तरीके से अगर बात को सिर्फ मैटर की, ये एक मैटर है, ये क्या एक मैटर है, ये क्या दिख रहा है, एक पार्टिकल दिख रहा है आपको, कि मतलब उठा के फेंक सकता हूं इसको मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेव कैसे दिखा रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए साइंस ये कहता है कि ये पार्टिकल आपने जब फेंकोगे तो ये बेसिकली ऐसे जा रहा है, लेकिन हमें तो दिख रहा है ये ऐसे गया, जब मैं इसको फेंका तो ये ऐसे गया, ऐसे तो गया नहीं, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत ज्यादा है। तो जो वेव बन रही है वो हमें दिख ही नहीं रही है, बहुत कम बन रही है। आप ये नहीं बोलते भाई अब बन तो रही है, बन तो रही है, बट इतनी कम बन रही है कि हमें दिख ही नहीं रही है। क्यों, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। अगर इसका मास बहुत ही कम कर दो, बहुत ही कम, और फेंकू मैं इसको, तो बिल्कुल वेव की तरह जाएगा, बिल्कुल वेव की तरह वो जाएगा। ठीक, बिल्कुल वेव की तरह वो जाएगा। तो हमें यही पढ़ना है कि मैटर के अंदर वेव वाला पार्टिकल, वेव का नेचर और पार्टिकल का नेचर, और लाइट के अंदर वेव का नेचर और पार्टिकल का नेचर, दोनों में हमें दोनों को नेचर पढ़ने हैं, दोनों के नेचर पढ़ने हैं। ठीक, पहले आपको ये दिखा देता हूं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं। जैसे जो समझने वाला कॉन्सेप्ट है, जो आपका भी जो सेकंड पार्ट मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स का, क्लास 12 का, ये इसमें जो आपका ये डुअल नेचर है, फिर एटम है, फिर न्यूक्लियर, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है। अगर ढंग से पढ़ लिया आपने, बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ये। देखिए हम पढ़ रहे हैं, पहले मैं बात करूं अगर वेव नेचर की, वेव नेचर की बात करूं मैं, अगर वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, तो याद रखिएगा हमने कहा लाइट ऐसे जाएगी, तो कौन कौन सी लाइट की प्रॉपर्टीज हैं जिससे ये कंफर्म होता है कि लाइट एक वेव नेचर है, एक वेव की तरह दिख रही है। तो प्रॉपर्टीज याद रखिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट के अंदर। रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रिफ्लेक्शन ये क्या दिखाता है, ये कंफर्म करता है कि लाइट एक वेव है। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन था, रिफ्रैक्शन। तीसरा क्या था हमारे पास, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। चौथा क्या हमारे पास, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। पांचवा हमारे पास क्या है, पांचवा हमारे पास है क्या, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन।
पोलराइजेशन। ये 5 प्रॉपर्टीज है जिससे कंफर्म होता है कि आपका जो लाइट है भाई साहब वो क्या है, वेव है। मैं फटाफट आप सबकी ब्रीफिंग कर देता हूं कि ये है क्या। रिफ्लेक्शन आपको पता है, रिफ्लेक्शन मतलब क्या, ये भाई साहब आए, टकराया, चले गए। कौन टकराया चला जाता है, लाइट। ये क्या रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई लाइट पड़ी किसी सब्सटेंस के अंदर गई, मान लो इस ग्लास स्लैब है, ग्लास के अंदर गई, तो वो स्लाइटली अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, स्लाइटली अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक। उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इस बाद क्या आता है हमारे पास, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए, डिफ्रैक्शन एक कंडीशन होती है। जो आपका एग्जैक्ट डिफिनेशन है डिफ्रैक्शन की वो मैं आपको बोल रहा हूं। डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ ए लाइट। क्या, बेंडिंग ऑफ ए लाइट अराउंड ए कॉर्नर ऑफ ए टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। मतलब कि एक छोटा सा पार्टिकल है, उसके कॉर्नर पे लाइट गई, उसके कॉर्नर बेंड हो रही है, उसके कॉर्नर पे बेंड हो, इसको बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन। मतलब देखिए 3 फिनोमेना होते हैं। यहां देखो, जो आपका ये पार्टिकल है, यहां पे अगर टकराती, दूर चली जाती तो क्या आता, हमें रिफ्लेक्शन मिलता। अगर अंदर से जाती हमें क्या मिलता, रिफ्रैक्शन मिलता। बेंडिंग हो रही है यहां पे कॉर्नर के थ्रू, तो हमें क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि आपका जो लाइट का जो वेवलेंथ है, ठीक, वो कम होना चाहिए किससे, या अप्रॉक्स होना चाहिए किसके आसपास, जो पार्टिकल का जो डायमीटर है उसके हाफ के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए पार्टिकल इतना छोटा सा है, वेव खूब बड़ी से आपने डाल दी, तो वेव इसको पास करते चली जाएगी, इससे बेंडिंग तो हो ही नहीं रहा भाई साहब, हो ही नहीं रहा। देखिए बस नोट कर लीजिए पहले, चलिए नोट कर लीजिए पहले, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, देखिए इरेज कर रहा हूं। कंडीशन क्यों लगी हुई है, बाकी कहीं भी तो कंडीशन नहीं लगी हुई है, डिफ्रैक्शन में ही कंडीशन क्यों लगी हुई है, पहले देखिए। मैं बोलूं ये छोटा सा पार्टिकल भाई साहब, देखिए, चलिए पार्टिकल आपका छोटा सा है, ये हो गया, बड़ी सी वेव डाल दी आपने, ये वेव डाल दी, तो देखिए अब पूरी आर पार हो गई, निकल गई। हमने कहा डिफ्रैक्शन बेंडिंग होनी चाहिए, ना रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ना आपका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ना आपका रिफ्रैक्शन होना चाहिए। आपको क्या, बेंडिंग होनी चाहिए। बेंडिंग तो भाई साहब हुई नहीं यहाँ पे, ठीक। और मान लो अब मैंने पार्टिकल बहुत बड़ा डाल दिया, यहाँ पे देखिए, तो फिर क्या होगा, वो आर पार निकल जाएगा। पार्टिकल अगर मैंने बहुत बड़ा डाल दिया, देखिए ये निकल गया, काफी बड़ा पार्टिकल डाल दिया मैंने, तो इसे टकरा के वापस को भाग जाएगा इसे टकरा के, ठीक है। यहाँ पे मिला ही नहीं, यानी कंडीशन अप्लाइड है क्या, तो इसका डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर जो है इसका डायमीटर, उसका हाफ के बराबर उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, डायमीटर के हाफ के बराबर उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, तभी आपको डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो दिखेगा, फिनोमेना वो दिखेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है दो वेव्स का मिलना, देखिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, दो वेव्स का मिलना होता है क्या, डिफ्रैक्शन। कर लिया, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं, चलिए परेशान मत होइए, नोट कर लीजिएगा। फिर क्या मैंने पढ़ा, इंटरफेरेंस पढ़ा है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान वाली बात नहीं है, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस अब ये जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है कि होता क्या ये जान लीजिए आप, ताकि बस ये चैप्टर आपका निकल जाए। देखिए मैं बोल रहा हूँ ये एक वेव है, उठी गिरी, ठीक। दूसरी वेव है, ये भी क्या सेम टाइम में उठ रही है, सेम टाइम में गिर रही है। हम बोल रहे हैं जब किसी दो वेव के बीच का, अभी मैंने आपसे बात किया, दो वेव के बीच का क्या, फेज एंगल जीरो मतलब क्या, दोनों सेम फेज में हो, क्या हो, सेम फेज में हो, तो क्या होता है, ये दोनों प्लस हो जाती हैं। ये क्या होती है, दोनों के दोनों क्या हो जाती हैं, दोनों वेव्स ऐड हो जाती हैं। जब ऐड हो जाती हैं तो इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इनका एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, एम्पलीट्यूड डबल। आपने पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जो आपके जो ब्रिज होता है, हैंगिंग ब्रिज मतलब क्या होता है, हैंगिंग ब्रिज पता है ना, जैसे हावड़ा ब्रिज वगैरह जो है, जिसके नीचे बेस नहीं लगा होता है, पिलर्स नहीं लगे, ऊपर लटके हुए होते हैं इस तरीके से, ठीक। नीचे रिवर होती है, बेस नहीं लगा होता है। हर ब्रिज के अपनी एक क्या होती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे वो वाइब्रेट होता है, मूव करता है हल्का हल्का। आपने अगर पता होगा आपको, सारे जो हैंगिंग ब्रिज होते हैं वो हल्के हल्के हिलते हैं मतलब क्या, उनके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी है,
तो अगर आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, वो जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वाले जो मार्च करते हैं तो सबके हाथ एक साथ उठते हैं, सबके हाथ एक साथ गिरते हैं, तो उससे एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। जब आर्मी वाले मार्च करते हैं तो मार्च करते वक्त एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। तो आर्मी वालों को हैंगिंग ब्रिज पे मार्च करके जाना अलाउड नहीं होता है, मार्च करते अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हैंगिंग ब्रिज पे वो मार्च करते हुए जाएंगे तो उनकी फ्रिक्वेंसी जो उसकी फ्रिक्वेंसी दूसरे वाले की, मार्च करने वाले की फ्रिक्वेंसी और पुल की जो फ्रिक्वेंसी है, ब्रिज की जो फ्रिक्वेंसी है, वो दोनों मैच कर जाएगा। मैच कर गई तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। मतलब क्या, वो और जो आपका पुल है वो और तेजी से हिलने लगेगा, तेजी से हिलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा भाई साहब। ठीक, इसलिए अलाउ नहीं किया जाता उन लोगों कि आप मार्च करते हुए किसी हैंगिंग ब्रिज से जाइए। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ, तो जो इसको जब दो वेव मिलके बड़ी बन गई उसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। और अगर मान लीजिए इसका उल्टा बोलूं, देखिए इसका उल्टा बोलूं मैं, नोट कर लीजिए पहले इसको, आप पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं अगर उल्टा बोलूं तो देखिए, ठीक, इसका उल्टा बोलूं मैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका उल्टा बोलूं तो, ये उठ रहा है तो ये गिर रहा होगा, जब ये उठ रहा है तो ये गिर रहा है, जब ये गिर रहा है तो वो उठ रहा है। मतलब बिल्कुल अपोजिट में है, बिल्कुल अपोजिट में है कि जब एक उठ रही है तो एक गिर रही है, दोनों को मिलाओगे तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। जितना ये ऊपर उतना ये नीचे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक, इंटरफेरेंस। खैर बाकी हम पढ़ेंगे क्या, डिटेल में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस जब हम पढ़ेंगे तो, बस बेसिक याद रखिए अभी आप। ठीक, इसमें बेसिक क्या होती है, ओवरलैप या मिक्सिंग या सुपरपोजिशन होता है किसका, दो तीन वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, पोलराइजेशन। देखिए ऐसे याद रखिएगा, पोलराइजेशन मतलब होता है, आपको पता होता है कोई ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, पोलराइजेशन। आपने कहा ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है, हर एक पार्टिकल जो होता है वो सारे डायरेक्शन में मूव करता है, सारे डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, जिगजैग मूवमेंट। ठीक, जब मैं उस पार्टिकल के मोशन को, ठीक, क्या करूं उस पार्टिकल मोशन को किसी एक डायरेक्शन में रोक दूं, मतलब सारे मूवमेंट को बंद करके मैं सिर्फ यहां पे रोक दूं उसको कि बस ये अभी ऐसे ही मूव करेगा, या तो ऐसे मूव करेगा या तो बस ऐसे मूव करेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे। बाकी जो सारे मूवमेंट्स है मैंने तो कैंसिल आउट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, उसे दबा दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो इसको बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन। कि आपका जो पार्टिकल या जो वेव है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया क्या कि लाइट को कौन कौन कंफर्म करता है कि ये वेव नेचर का है। अब लाइट में कौन कौन कंफर्म करता है कि पार्टिकल नेचर है, ये देखिए पहले। लाइट में कौन कौन कंफर्म करता है कि ये एक पार्टिकल नेचर है, ये देखिए पहले। इसमें कौन कौन से आते हैं, पर ये देखिए। इसमें आपका आता है क्या, पहला जो आता है आपके पास, देखिए इरेज कर रहा हूं मैं, पार्टिकल नेचर ऑफ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसको इन जो पार्टिकल नेचर कंफर्म करता है वो कंफर्म करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरी कहानी आज इसी में, पूरी क्लास इसी में चली जाएगी, जान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, आपने अगर पता होगा, पता नहीं आपको पता होगा नहीं पता होगा, आप जानते होंगे आइंस्टीन को। आइंस्टीन बहुत फेमस था। आइंस्टीन का फेमस इसलिए था वो कि उसने दो चीज दी थी। कौन सी दो चीज दी थी? आइंस्टीन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। क्या दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। इन्होंने ये कहा था जो आपका जो टाइम होता है वो फोर्थ डायमेंशन होता है, वो तो अलग बात। चलिए, और दिया था एक E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो आपका परमाणु बम में यूज होता है, आपका जो एटम बम में यूज होता है। लेकिन आइंस्टीन को जो नोबेल मिला था वो ना ही इसके लिए मिला, ना ही इसके लिए मिला। आइंस्टीन को जो नोबेल मिला था आइंस्टीन को, वो इन दोनों जिसके लिए फेमस है उसके लिए मिला ही नहीं, उसको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था।
चलिए आइए जानते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या, ये जानते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या। इससे कंफर्म होता है इस इफेक्ट से कि आपका जो लाइट है उसके अंदर पार्टिकल नेचर है। हुआ क्या पहले ये जानिए, चलिए पहले जानते होता क्या है। पूरी क्लास इसी में चली जाएगी, जान लीजिए आप। चलिए देखिए, मैं ले लिया एक शीट, किसकी शीट, मेटल की शीट ले लिया, ठीक। ये एक कुछ वो लगा दिया, कलेक्टर लगा दिया। कलेक्टर क्या है ये भाई साहब है कलेक्टर, कि कलेक्ट करेंगे, ये कलेक्टर। मैंने ये लगा दिया, बल्ब लगा दिया, मुझे बल्ब लगा दिया, चलिए ये कंप्लीट लगा दिया, चलिए इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से लगा दिया, बल्ब लगा दिया मैंने। अब जो है यहां से क्या लाइट जाएगी, यहां से क्या जाएगी, नोट कर लीजिए पहले इसको, नोट कर लीजिए इसको, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, देखिए ठीक, यस कर रहा हूं मैं इसको। होता क्या है, लाइट पड़ेगी इस तरीके से, ये क्या आपका कलेक्टर है, कलेक्टर, लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। अब देखिए हमें पता है ये क्या है, एक मेटल की शीट है, मेटल की क्या है, शीट है, बहुत पतली शीट है, ठीक। मेटल के अंदर भी क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। वो एटम होते हैं, एटम मतलब क्या कि भाई न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ठीक है। जब लाइट पड़ती है इस शीट पे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेंगे तो कलेक्टर पे आएंगे तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन सुनिए, डिफरेंशिएशन जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो है द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल व्हेन ए लाइट स्ट्राइक द मेटल सरफेस, व्हेन ए लाइट स्ट्राइक द मेटल सरफेस। जब एक लाइट किसी मेटल सरफेस को हिट करती है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो सर्किट को कंप्लीट करते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं तो आपका बल्ब जल जाता है, ठीक। अभी तो ये तो वही बात हुई भाई साहब कि मैं एक सामान लूं, मान लीजिए मैं लोहे गोला लूं और फेंक के मारूं सामने, सामने से क्या चीजें जाके वो तोड़ देगा, चीजें क्या तोड़ देगा, तो देने का मतलब ये भाई पार्टिकल ही तो होगा। अगर वेव जो होते हैं तो वेव तो आर पार हो जाती है, वेव तो आर पार हो जाती है, ठीक। ये पार्टिकल ही तो होगा तभी तो जाके तोड़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से कैसे निकला, तो ये तो मेटल है, मेटल के अंदर कौन एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का निकला कैसे, अपने आप तो निकला नहीं, आपने जाके इसे हिट किया, आपने जाके इसे हिट किया तब जाके यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है। यानी कंफर्म होता है कि जो लाइट है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल भाई साहब जाके हिट कर रहे हैं, जब हिट कर रहे हैं तो वो भाई साहब तोड़ रहे हैं पूरा, ठीक है। वो तोड़ रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए अगर कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है, देखिए कंडीशन देखिए पहले, यहाँ पे पहली कंडीशन जो है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये होती है किसी भी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, किसी भी आपका किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से, आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन को जो निकाला जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होगी उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से बोल रहा हूं, जो मान लीजिए ये एटम है, ढेर सारी शेल इसके अंदर मौजूद है, आउटर मोस्ट, मतलब आउटर मोस्ट क्या, सबसे दूर वाली, जो सबसे लास्ट वाली, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होगी उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलिए या एंथैल्पी बोलिए, आंसर एंथैल्पी बोलिए या एनर्जी बोलिए, ठीक। यहाँ पर कम एनर्जी देने पे आप उसे निकाल लो, कम एनर्जी देने पे आप उसे निकाल लो। तो कम एनर्जी किसकी होती है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, पीरियोडिक टेबल में तो जो नीचे वाले होते हैं, भारी वाले, जो नीचे लाई करे पीरियोडिक टेबल में, उनके साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर होगा, न्यूक्लियस उसे खींच नहीं पाएगा, दूर होगा मतलब क्या, उसे आप बाहर आसानी से निकाल सकते हैं, वो यहाँ पे खींच के नहीं रख पाएगा उसको, आप इसे आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक। जो जिनका आपका ज्यादा होता है क्या साइज, उनकी जब जितना साइज होता है उतना ज्यादा क्या हो जाता है, उतना कम क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। इसे बोलते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में आईई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। जो आईई होता है वो होता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज ज्यादा तो एनर्जी
कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे जो मॉडल यूज किया गया है, यहाँ पे जो मॉडल यूज किया गया है, उस मॉडल की खासियत बात यह है, ठीक, जो मॉडल यूज किया गया वहां पे उसकी आयनिक एंथैल्पी कम होनी चाहिए। लिख लीजिए, एक नंबर में आता है, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी दिखेगा जब आपके पास एनर्जी जो यूज किया है उसकी, आपने जो मॉडल यूज किया, मॉडल की शीट, उसकी एंथैल्पी कम होगी। क्लियर? क्यों? भैया लाइट है भाई, कोई आपने कोई वो बम थोड़ी लाके मार रहे हो, आपकी उसमें एनर्जी निकलेगा। लाइट की एक पार्टिकुलर एनर्जी होती है, लेकिन उसकी लिमिट हो जाता है थोड़ी कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अंदर, एक सफिशिएंट एनर्जी है उसके लिए, क्या वो इस रेंज में लाई करनी चाहिए ताकि वो यहाँ पे इसको निकाल सके, ठीक। चलिए अब देखिए, हमने बोला एनर्जी की, कि हमने अभी कहा कि जब सरफेस को हिट कर रहा है, जब सरफेस को हिट कर रहा है मेटल वाले सरफेस को, इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये लाइट आके लाइट को एचएनयू से दिखाते हैं, ठीक। अभी मैंने अभी आपसे कहा था फोटोन, क्या कहा था? फोटोन। तो जो फोटोन होते हैं, यानी जो पार्टिकल होते हैं लाइट के, उसे फोटोन बोलते हैं। उनकी एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इसे दिखाते हैं, ये होता है एच न्यू। क्या होता है ये? एच न्यू होता है। एच क्या होता है आपका? एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू कुछ होती है, मैं लिखवा दूंगा अभी आपको मैं। अब म्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। तो जो पार्टिकल उसके अंदर इतनी एनर्जी आ रही है, ठीक ठीक। चलिए, हमने कहा कि लाइट की अपनी एक सफिशिएंट एनर्जी होती है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मेटल लगा दो उठा के और लाइट डालो, कहोगे भैया इलेक्ट्रॉन वहां निकल रहा, नहीं, कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट की जो एनर्जी है वो उसके साथ मैच होनी चाहिए। जो आपका शीट लिया है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से मैच होना चाहिए, ठीक। मान लो लाइट की जो एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है वो 10 जूल की आ रही है, ठीक। लेकिन जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी है वो 20 चाहिए, 20 हमें चाहिए। आप 20 जूल एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो ये आप कितनी भी लाइट मारो वो कभी निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप 10 जूल या 8 जूल वाला यहाँ पे लो शीट, ताकि वो लाइट, जब लाइट पड़े तो वहां से इलेक्ट्रॉन वो निकाल सके। तो यहाँ पे एक टर्म आता है, उसके बोलते हैं क्या? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसे? वर्क फंक्शन। देखिए क्या बोलते हैं तो वर्क फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वर्क फंक्शन बोलते हैं भाई साहब इसको। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन होता है, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मेटल के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी लाइट की एनर्जी में चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। अगेन इसे दिखाते हैं, डब्ल्यू से दिखाते हैं, अगेन फॉर्मूला यही हो जाएगा, एच न्यू। बस यहाँ न्यू क्या बोलते हैं? म्यू नॉट से बोलते हैं, अब फॉर्मूला वही रहेगा। मतलब एच क्या है? प्लस कांस्टेंट। म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू को बोलते हैं क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगेन मैं जो पहले आप मेरी डिफरेंस सुनिए, मैं बोल रहा हूं आप कितनी एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, मिनिमम कितनी एनर्जी देंगे। मान लीजिए 10 जूल अगर चाहिए, 10 जूल कहां गया? 10 जूल आपको, अगर 10 जूल आपको चाहिए, 10 जूल में मान लीजिए निकल रहा है और आप दे रहे हो 10 जूल, तो वो निकल जाएगा। 11 दोगे निकल जाएगा, 8 दोगे निकल जाएगा। लेकिन आप जो है अगर 8 दोगे वो नहीं निकलेगा, 11 देने पे ही निकलेगा, 10 पे नहीं, आपको मिनिमम 10 देना ही पड़ेगा, ठीक। वो थ्रेशोल्ड है, वो लिमिट है। तो अब मैं वहां पे, जब आप वर्क फंक्शन, दोनों देखो, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही चीज है। फर्क इतना है, जब आप बोल रहे हो वर्क फंक्शन तो आप बात कर रहे हो एनर्जी के टर्म में कि आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप बोल रहे हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो बात कर रहे हो आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में। मतलब मैंने अब जो यहाँ पे लिखा है, जो एनर्जी डिपेंड कर रही है, जो एनर्जी डिपेंड करती है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, बात वही पड़ी है। बस फर्क इतना है, आप वर्क फंक्शन एनर्जी के टर्म में और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में, कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो कि वो वहां से वो इलेक्ट्रॉन निकाल ले। तो बात दोनों एक ही है, बस बात फर्क इतना है, बस वही कि आपका ये एनर्जी के टर्म में है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे एक और फिनोमेना देखिए, एक और यहाँ पे वो काम हुआ है। क्या काम हुआ ये देखिए। पहले जब आपने इस पे लाइट डाली, मान लो 10 जूल चाहिए, तो आपने 10 जूल डाल भी दिया, इलेक्ट्रॉन निकल भी गया, फिर भी आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा नहीं। ओके सर ये क्या बोल रहे हैं, अभी तो आपने बोला 10 जूल दे रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ वहां पे? वहां पे हुआ ये है, आप अगर देखोगे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन निकल तो गया, बट इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके जाना है। लेके जाना मतलब क्या? चल के जाएगा, उड़ के जाएगा, जैसे भी जाएगा, क्या काइनेटिक एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए। यानी आप अगर 10 जूल है
अगर आप बोल रहे हो कि आपको यहां से निकालने के लिए शीट से 10 जूल चाहिए, 10 जूल चाहिए, तो आप 10 जूल भेजने से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 11 जूल भेजना पड़ेगा। 10 जूल थोड़ा सा ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो 10 जूल एनर्जी खर्च करेगा निकालने में। मैं बोल रहा हूं 10 जूल एनर्जी खर्च करेगा किसमें? इजेक्शन में, निकालने में इलेक्ट्रॉन को। और जो एक एनर्जी है, एक जूल जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो कहां खर्च होगी? वो खर्च होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों चाहिए हमें? क्योंकि भैया इसको यहां से यहां पे तो लेके आना है, यहां से यहां आने के लिए लेके जाना है, ठीक? तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, तभी तो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। क्लियर? तो इसलिए आपको यहां से यहां लेके जाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो यहां पे आपको उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। अगर 10 बोला तो 10 से काम नहीं चलेगा एग्जैक्टली बराबर, आपको उस 10 से थोड़ा 10.5 10.6 आपको देना, कम से कम देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमें काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। क्लियर? क्लियर? क्लियर भाई। देखिए कहां गया, ये रहा, ठीक? तो हमारे पास जो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो बनता है, एक्जैक्ट जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे आप देखिए, अब जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास यहाँ पे, वो बनता है हमारे पास जो फोटो एनर्जी जो बनी E बने हमारे पास क्या? वर्क फंक्शन, क्या बने हमारे पास? वर्क फंक्शन बना, और क्या बना? प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या बना हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी बना, ठीक? ये होता है क्या? E क्या? ये होता है h न्यू फोटो एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या होता है? h न्यू नॉट होता है। एक काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो और क्या हो गया हमारे पास? h कॉमन ले लेंगे, तो h क्या हो जाएगा? म्यू माइनस म्यू नॉट। देखिए यहाँ से ये भी याद रखिए, ये क्या है? आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपने जिसकी लाइट भेजी है, और ये क्या है आपका? थ्रेशोल्ड, कि मिनिमम आपको इतना तो भैया देना ही पड़ेगा, थ्रेशोल्ड, तभी वो वहां से भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्लियर? और आपका जो ये एनर्जी होता है, तो अपने आप एनर्जी, ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, ये भी इसकी जहां पे आता है क्या? EV नॉट। EV क्या है? ये पोटेंशियल है। ये क्या है? पोटेंशियल, वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? पोटेंशियल है, याद रखिएगा। क्या है ये? पोटेंशियल। क्लियर? चलिए, ये तो बात होगी क्या हमारे पास ये बात होगी किसकी? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। किसकी बात होगी? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है क्या? मैटर। क्या आता है? मैटर। अभी मैंने आपसे कहा ये मैटर है, ये मैटर अपने आप एक पार्टिकल है, मैं तो उठा के फेंक रहा हूं तो जाके ये जाएगा, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि मैटर के अंदर पार्टिकल प्लस वेव नेचर भी होता है, मैटर के अंदर वेव नेचर भी होता है। तो वो कैसे निकालेंगे वो देखिए पहले। तो यहां पे आता है वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक? मैटर के आप वेव नेचर में पढ़ते हैं, ठीक? इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? और करके बोल रहा हूं, मैटर वेव भी बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? मैटर वेव भी बोलते हैं। एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? ये वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। जो वेवलेंथ आएगी वो क्या होती है? h मतलब क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट। p मतलब क्या? ये का प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या है? मोमेंटम। ये क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है p इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। ये भी होता है। देखिए यहाँ से कंफर्म हो रहा है, यहाँ से कंफर्म क्या हो रहा है? लैम्डा जो है इनवर्स डिपेंड करता है मास पे। अगर मास बहुत ज्यादा है, मैं बोल रहा हूँ मास बहुत ज्यादा है इसका, तो फेंकूंगा तो लैम्डा दिखेगा ही नहीं। लैम्डा मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी बन तो रही, वेवलेंथ बन तो रही है, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। आपको लैम्डा को ढंग से ऑब्जर्व करना है। आप चाह रहे हो ये ऐसे जाए वेव की तरह लहराते हुए, तो आपको मास को बहुत कम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के आसपास करना पड़ेगा, तो आपको वहां पे मास दिखेगा। क्लियर? आपको वहां पे मास दिखेगा। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्या? क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली। इसको नाम भी क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बोलते
हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और भी छोटी छोटी चीज़ याद रख लीजिए, छोटी चीज़ें याद रख लीजिए। चलिए छोटी छोटी चीज़ें क्या रख लेंगे आप, क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 × 19 कूलम। याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन मास इसे आप me से भी दिखाते हैं, m छोटा सा ही, ये होता है 9.1 × 10⁻31 होता है। याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा, इस पे आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। फोटोन, फोटोन मैंने आपको बता दिया फोटोन क्या होते हैं। जो आपके लाइट आती है उसके अंदर जो एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट वाले जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं इज इक्वल टू h, उसे आप फोटोन बोलते, उसे आप फोटोन बोलते हो। चलिए आपका क्या हो गया, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक, चलिए ये हो गया। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। देखिए अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन, हमारे पास थर्ड टॉपिक क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। देखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। आपने अभी मैंने आपसे कहा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड, आपने कहा था वर्क फंक्शन क्या था कि आपने कितनी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाए ताकि वो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? पहली प्रोसेस होती है आपकी इलेक्ट्रॉन रिमूवल, इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस इज डन बाय फॉलोइंग प्रोसेस, कि आप इलेक्ट्रॉन को निकालो कैसे, फॉलोइंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है? पहला जो होता है वो होता है आपका, पहला जो होता है आपका क्या होता है, थर्मायनिक इमिशन, थर्मायोनिक इमिशन, थर्मायोनिक इमिशन। ये क्या होता है? नाम होता है थर्मायनिक, मतलब क्या, हीट। क्या होगा? हीट। इसमें होता है हीटिंग से, कि आप इतना ज़्यादा हीट करो कि वो जो आपको जो मिनिमम एनर्जी है वो आपको मिल जाए। मान अगर मैं बोल रहा हूँ 10 जूल एनर्जी चाहिए, 10 जूल एनर्जी चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आप तो गर्म कीजिए, गर्म इतना गर्म कीजिए कि 10 जूल एनर्जी मिल जाए उसको, और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकल जाए, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकल जाए। फिर से बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। by a suitable heating sufficient thermal energy can be achieved to remove electron from metal surface। इतना आप हीट कीजिए आपको कि वो वर्क फंक्शन को क्रॉस कर जाए। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका फील्ड इमिशन। नेक्स्ट क्या है? फील्ड में, नाम से लग रहा है फील्ड, कोई आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भेजिए। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन कि आप कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड भेजिए, पावरफुल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, कि वो जाए और हिट करे, हिट करने पे इतनी ज्यादा पावरफुल हो वो कि इलेक्ट्रॉन को वहां से वो निकाल दे, कि एटम के जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको वहां से वो निकाल दे, उसको बोलते हैं क्या? फील्ड इमिशन। कि इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हो। और तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा क्या है हमारे पास? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो कि हमने पढ़ा है अभी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये क्या होता है? ये होता है क्या आपका कि जब कोई लाइट पड़े सुटेबल वेवलेंथ की, अभी मैंने आपसे कहा उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए तो कि उसको निकाल सके, ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फास्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकाल सके, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं। ठीक, चलिए चलिए, ये तो हमारा यहाँ पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें याद रख लीजिए, कुछ चीज़ें याद कर लीजिए कन्वर्जन के लिए। जैसे 1 नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। इसका उल्टा बोलूं
कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होता है? 1 मीटर में कितना होता है? 10 की पावर प्लस 9 हो जाएगा ये। ठीक, अगेन एंगस्ट्रॉम में क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ठीक, उल्टा लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा। तीसरा क्या हमारे पास? 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है। चौथा क्या हमारे पास? 1 आपसे बोलूं 1 माइक्रोमीटर बोलूं आपसे, 1 माइक्रोमीटर जो 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। देखिए इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। पांचवा बोलूं आपसे 1 मिली, तो पता ही है आपको 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है, ये तो पता ही है आपको। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये आता है, मैं आपसे पूछूं कि 1 नैनोमीटर में, तो आपने रट्टे लगा लिया कि 1 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर होते हैं। आपने अगर पूछो 1 नैनोमीटर में, मैं सेंटीमीटर में लिख देता हूँ यहाँ पे सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है। ठीक, मैं पूछूं आपसे कि 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, ये बताइए आप। अब तो आप तो रट्टे लगा के मीटर कर रट्टे लगा के आए आप, कि 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, जो रट्टे लगाना को भगो वही आपका काम आएगा। आपको पता है कि मीटर पता है तो मीटर लिख दीजिए कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर माइनस 10 होते हैं। देखिए 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, देखिए इसको आप ऐसे लिख लीजिए। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा वही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करूंगा वही मिले। अब करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लिख दीजिए 100 मतलब 10 की पावर 2, क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 100 इंटू 2, सॉल्व करके कितना आएगा? बेस से पावर जो कितना आ जाएगा? -7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। एक और करवा देता हूं मैं आपको, एक और करवा देता हूं। देखिए मैं आपको एक और करवा देता हूं, ये भी देखिए आप। मैं आपसे कहूं आप दिखाइए मुझे 1 पिकोमीटर को, 1 पिकोमीटर को किसमें? मिलीमीटर में। 1 पिकोमीटर मिलीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 पिको में कितना होता है? 1 पिको में होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर, 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो आपका कितना हो जाएगा? आपका ये आपका हो जाएगा मिलीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको मैं 1 मीटर लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए मीटर किसमें कन्वर्ट करते हैं? मिलीमीटर में। कितना होता है? 1 मीटर में कितना होता है? देखिए उल्टा याद रखा आपने, ऐसे याद रखा इस तरीके से। उल्टा बोलूं 1 मिलीमीटर में बोलूं अगर मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। 10 की पावर प्लस 3 तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 9 मिलीमीटर ये आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 9 मिलीमीटर ये आ जाएगा। ठीक, तो आपको जो मैंने पढ़ाया है, क्या भी पढ़ाया मैंने आपको? डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये पढ़ाया मैंने। लैम्डा इक्वल h अपॉन p। तो मोस्टली आपका जो इस तरीके से होगा h अपॉन mv लिख सकते हैं आपको। मुझे जो आपको लैम्डा गिवन होगा वेवलेंथ, ठीक, जो 2 में गिवन होगा, या तो वो गिवन होगा पिकोमीटर में, तो गिवन होगा पिकोमीटर, या तो गिवन होगा वो एंगस्ट्रॉम में। पी को होता है 10 की पावर -12, पी को 10 की पावर -12 होता है, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। ये होता है कि 10 की पावर -10 मीटर होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी गिवन होगा आप उसे कन्वर्ट करके लिखोगे। आप हमेशा इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट मत पुट कर देना। हमेशा मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये होता है क्या? आपका फील्ड इमिशन होता है। क्या होता है? फील्ड इमिशन होता है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक और बात हो गई यहाँ पे, एक और देखिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, मतलब का जो करंट प्रोड्यूस, जो इलेक्ट्रॉन निकला यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला आपका यहां से,
यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला आपका इस तरीके से, ये उसे क्या जो करंट इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन निकला, फ्लो होगा, फ्लो तो क्या बोलोगे, करंट होगा उसको, तो उसका नाम होगा क्या, उसका नाम ये बोल रहे हैं ये फोटो करंट है। क्या है, फोटो करंट नाम बोल रहे हैं बस, तो डरने वाली बात नहीं, फोटो करंट का बेसिकली करंट ही है जो इजेक्शन से निकला है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला था आई मतलब क्या, इंटेंसिटी मतलब क्या, पावर। तो जितनी पावरफुल रहेगी उतना ज्यादा करंट निकालेगा, जितनी पावरफुल वेव रहेगी वो ज्यादा हिट करेगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। यानी कि जो आपका होगा आई डायरेक्टली मतलब किसके होगा, करंट के होगा, फोटो करंट के होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। यहाँ पे आई क्या है, इंटेंसिटी वाला है, करंट में समझ लीजिएगा इसको, इंटेंसिटी जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है। देखिए वो बनता है यहाँ पे फोटो करंट, यहाँ पे है क्या, फोटो करंट, और यहाँ बनता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, ये होता है इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये अगर आप ये बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट भी आपका बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्या है इसका, नोट कर लीजिए पहले इसको नोट कर लीजिए, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, कि पोटेंशियल क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, ऑन फोटो करंट। ठीक, देखिए ये क्या होता है, ये होता है आपका क्या, इस तरीके से। देखिए ये आपका क्या है, इस तरीके से, ये गया, ये गया। ठीक, यहाँ पे नॉट इधर माइनस में आता है, तो मान लो आपने जो करंट भेजा है, आपने करंट ये गया इस तरीके से, ऐसा करंट हुआ, ये गया इस तरीके से, ये भी आके यहीं पे होगा, ये गया इस तरीके से, ये भी आके यहीं पे करंट होगा। इसको क्या बोल रहे हैं, माइनस वी नॉट बोलते हैं। क्या माइनस वी नॉट, वी नॉट को बोलते हैं क्या, वी नॉट को यहाँ बोलते हैं, याद रखिएगा, पोटेंशियल था, वी नॉट को यहाँ पढ़ते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या पढ़ते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है क्या आपका I1, ये होता है आपको I2, ये होता है आपका I3। ठीक, ये होता है I1, ये होता है I2, ये I3 ऐसे गिवन हो, तो आपका हमेशा जो होता है वो जो ऊपर वाला होता है I3 उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, I3 हमेशा ज्यादा होगा, I2 कम होगा, और ये इस तरीके से होगा। इस तरीके से आपको बस ये वैल्यू देखनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट आ रहा है ना, इस पे कौन आ रहा है, इस पे करंट ही तो आता है, इस पे कौन आ रहा है, फोटो करंट आ रहा है, इस पे फोटो करंट, इस वाली एक्सिस पे, वाई वाले एक्सिस पे कौन फोटो करंट है, इस पे कौन आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है आपका, पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है। ठीक, इस वाली पोटेंशियल आ रहा है। ठीक, तो जो के मैक्स आएगा यहाँ पे क्या, के मैक्स, कि कब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, कब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, के मैक्स। पूछा एक नंबर में क्वेश्चन ये भी आता है, ये होता है कि अभी मैंने आपको बताया E इंटू वी नॉट, क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लास्ट। लास्ट आपका फिर चैप्टर खत्म हो गया आज का लेक्चर में यहीं पे खत्म कर देंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, देखिए ये क्या होता है, हमने कहा था अलग अलग जैसे आएंगी क्या होगा उससे, देख ग्राफ, बस में ग्राफ याद रखेंगे सारा खेल खत्म हो जाएगा, बस ग्राफ अभी इसे याद रखेंगे सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसका क्वेश्चन ग्राफ से ही आता है। देखिए ये एक ऐसे गया, ऐसे हुआ, फिर ये एक यहां से उठा, ये भी ऐसे हो गया, और तीसरा वाला भी यहां से उठा, ये ऐसे हो गया।
सब एक लाइन में आ, एक लाइन में आ तो क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं उसे? सैचुरेशन करंट। क्वेश्चन देखो यहां से ग्राफ में ऐसे आता है, ये आपका फोटो करंट हो गया, फोटो करंट इस एक्सिस पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो है बोला क्या, ये बोला V1, ये बोल रहा है V2, ये बोल रहा है V3 माइनस के साथ, माइनस है माइनस है माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलूं फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी 1 है, μ1 μ2 ये μ3, तो कौन ज्यादा कौन कम? तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे μ3 ज्यादा होगा, μ2 कम होगा, सबसे कम ये होगा। इस बात को आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा, खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, यहीं पे आपको रोकते हैं चैप्टर को। नेक्स्ट आपका क्या पढ़ेंगे हम? इसके बाद एटम पढ़ेंगे और क्या उसके बाद क्या न्यूक्लियाई पढ़ेंगे हम। ठीक, इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूं। जो भी डाउट्स होगा आप आपके थ्रू पूछ लीजिएगा। ठीक, क्लास एंड्स हियर। पॉज करना रोकना है ना? हाँ।